हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा एमपी टेट वर्ग 3 का सीडीपी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हमको 2000 प्लस क्वेश्चन को कवर करना है, पैडागॉजी और सीडीपी के। तो जिसमें से हमारा तीसरी क्लास है, जिसमें हमने लगभग 32 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और 33वें क्वेश्चन से आज हमें कवर करना था। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन, जिसमें आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को अधिगम यानी लर्निंग सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी प्रभावशाली पद्धति है। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। वे कार्य देना जो कि बहुत सरल है। ऑप्शन ए कहता है कि वे कार्य देना जो कि बहुत सरल है। ऑप्शन बी कहता है कि प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। और ऑप्शन सी कहता है पाड़। पाड़ क्या होता है? पाड़ होता है स्कैप फोल्डिंग। पाड़ जो होता है स्कैप फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? पाड़ कहते हैं। पाड़ को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। स्कैप फोल्डिंग यानी बच्चे को सहायता, एक क्षणिक पुशअप देना, वो क्या कहलाता है? स्कैप फोल्डिंग यानी पाड़ कहलाता है। विशेषकर जब विद्यार्थी नया कौशल सीख रहे हो, जब कोई विद्यार्थी नया चीज़ अधिगम कर रहा हो, तब उसे पाड़ प्रोवाइड करना यानी स्कैप फोल्डिंग देना। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण होने पर बल देना। तो अभिप्रेरित करने के लिए, किसमें विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे को स्कैप फोल्डिंग यानी क्षणिक सहायता देना चाहिए। स्कैप फोल्डिंग यानी पार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अभिप्रेरक है। अभिप्रेरक क्या है? ऑप्शन ए कहता है व्यवहार की आंतरिक स्रोत है। क्या जो अभिप्रेरक है, अभिप्रेरक यानी स्टिमुलेशन, मोटिवेशन, तो ये व्यवहार का आंतरिक स्रोत है। ऑप्शन बी कहता है व्यवहार का बाह्य स्रोत है। ऑप्शन सी कहता है व्यवहार का वास्तविक स्रोत है, और या कि इनमें से कोई नहीं। तो जो अभिप्रेरक है, मोटिवेशन होता है, वो क्या होता है? इंट्रिंसिक होता है, आत्म, व्यक्ति के आत्म से निकलता है, व्यक्ति के अंदर से निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार का आंतरिक स्रोत। फिर हमारा 35वां क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या हैं? तो एक अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी चिंतक, बहुत परिश्रमी। जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि अभिसारी चिंतक क्या होता है। अभिसारी चिंतक को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे कोई विद्यार्थी से हम प्रश्न पूछते हैं, कन्वर्जेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका एक आंसर हो सकता है। जैसे हमने पूछा बच्चे से कि बच्चों बताओ मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो बच्चा बताएगा भोपाल। इसमें केवल एक आंसर होगा। जबलपुर तो नहीं हो सकता, इंदौर तो नहीं हो सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अभिसारी चिंतक यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग का एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे कन्वर्जेंट जो थिंकिंग होता है, उसमें केवल एक आंसर में बच्चा जो है तो चिंतन करेगा, केवल एक ऑप्शन, एक आंसर के लिए चिंतन करेगा। फिर है अपसारी चिंतन। अपसारी को क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि जो बच्चा रहता है वो एक से अधिक प्रश्न के उत्तर यानी जवाब को खोज करने के लिए थिंकिंग करता है, थॉट डेवलप करता है। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने पूछा कि बच्चों सतना से या भोपाल, या कोई भी एग्जांपल और ले सकते हैं कि रीवा से कहाँ भोपाल जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हो जाएंगे। या बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि बच्चा ये बताओ कि तुम्हारे घर से स्कूल जाने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। तो बच्चा अलग अलग प्रकार के रास्तों से गया होगा, कभी हाईवे से, कभी कॉलोनी के बीच से, तो वो बच्चा बताएगा। तो ये क्या हो जाता है? अपसारी चिंतक। और बहुत बहिर्मुखी चिंतक क्या होता है? बहिर्मुखी को कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, जिसमें बच्चा के अंदर क्या रहता है? बहुत सारे थॉट्स
उसके दिमाग में, माइंड में मानसिक रूप से डेवलप होते हैं। कन्वर्जेंट भी रहता है और डाइवर्जेंट भी रहता है इसमें। तो इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट, यानी बहिर्मुखी थिंकिंग। बहिर्मुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होते हैं? जो बहिर्मुखी थिंकिंग करते हैं। तो वो कौन होते हैं? प्रतिभाशाली विद्यार्थी। फिर हमारा 36वां क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? जो हमें इसमें बताना है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की आदत, कौशल, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करने के लिए जो समाज में जिम्मेदार या क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण, समावेशन, विभेदीकरण या मुख्य धारा से जुड़ना। जब कोई भी बच्चा अपने समाज से एक जुड़ता है या समाज के लिए क्रियाशील सदस्य बन जाता है, यानी एक्टिव मेंबर बन जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समाजीकरण, यानी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण जो है, तो ये सही आंसर होगा। फिर हमारा 37वां क्वेश्चन कि अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा जो था, यानी मोटिवेशन, तो मोटिवेशन का सिद्धांत है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है। हमने आपको बताया था कि मोटिवेशन जो है, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। फिर है 38वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? जन्मजात अभिप्रेरक यानी जो बच्चा जन्म से ही मोटिवेशन को प्राप्त करता है, जन्म से ही अभिप्रेरक को प्राप्त करता है, तो वो कौन सा उदाहरण है? तो इसमें तो देखिए, पुरस्कार। क्या कोई बच्चा जब जन्म से पैदा होता है तो क्या वो पुरस्कार लेकर के आता है? नहीं ना। तो इसमें तो पुरस्कार तो आंसर नहीं होगा। दंड। क्या कोई बच्चा छोटा रहता है तो उसे क्या दंड मिलता है? नहीं ना। तो दंड भी आंसर नहीं होगा। क्या छोटे बच्चे को हम प्रोत्साहन देते हैं? नहीं ना। लेकिन भूख है, जो छोटा बच्चा रहता है तो जब भूख लगती है तो वो क्या करने लगता है? क्राइंग, यानी रोने लगता है। क्या करने लगता है? रोने लगता है। तो ये जो बच्चे का जन्मजात अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन है, तो ये क्या है? भूख है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूख। ये हमारा मोटिवेशन के टॉपिक क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं। फिर है हमारा 29वां क्वेश्चन कि यदि बाह्य प्रेरणा समस्या के अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? इसमें कह रहा है कि बाह्य प्रेरणा जैसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, तो समस्या का अंत है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका एंड है जैसे। तो आंतरिक मोटिवेशन क्या है? एक शुरुआत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक शुरुआत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि अपने आप में एक अंत है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि एक शुरुआत तथा एक अंत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंतरिक जो मोटिवेशन है, आंतरिक मोटिवेशन क्या है? अपने आप में एक अंत है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां कि मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता का क्रम है। इसमें आपको बताना है कि अब्राहम मैस्लो जी ने जो थे, तो इन्होंने काय का सिद्धांत दिया था? मोटिवेशन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? अभिप्रेरणा यानी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का सिद्धांत दिया था। तो इसका जो क्रम था, तो ये क्रम कैसे है, इसमें हमें क्रम को इसमें बताना है। तो अब्राहम मैस्लो का जो कौन सा पहला नंबर क्रम था, तो वो कौन सा था? शारीरिक। तो ये पहला हो जाएगा। दूसरे नंबर में उन्होंने क्या बताया था? सुरक्षा। तो ये भी सही है। तीसरे में क्या बताया था? प्रेम और अपनत्व का सिद्धांत। चौथे में क्या बताया था? आत्मसम्मान का सिद्धांत। और पांचवा क्या था? आत्मसिद्धि। अब्राहम मैस्लो जी का जो क्रम था किसका? अभिप्रेरणा का सिद्धांत का, मोटिवेशन का। तो उसमें जो पहला बताया था, पहला क्रम बताया था, जब हम इसको ऐसे बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, काहे के लिए? क्रम के लिए। 1 2 3
4 5। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5। तो जो पहला पहला क्रम था, तो ये पहला क्रम काहे का था? शारीरिक का। दूसरा क्रम काहे का था? सुरक्षा का। तीसरा क्रम कौन सा था? प्रेम और अपनत्व का। चौथा कौन सा था? आत्मसम्मान का। और पांचवा था आत्मसिद्धि का। यानी व्यक्ति जब सभी अपने ज़रूरत, अपने शारीरिक और अपने जो सुरक्षा, आत्मसम्मान सबकी प्राप्ति कर लेता है, उसके बाद व्यक्ति क्या करता है? आत्मसिद्धि। यानी जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा आचार्य लोग रहते हैं, वो आत्मसिद्धि करते हैं। काहे के लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो ये अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत का कौन सा चरण था? पांचवा चरण था। पहला चरण कौन सा था? शारीरिक। दूसरा सुरक्षा। तीसरा प्रेम और अपनत्व। चौथा आत्मसम्मान। और पांचवा आत्मसिद्धि। तो ये क्या था? अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के चरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? मैकडूगल। मैकडूगल जी जो थे, तो मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार में वर्गीकृत किया था। इसके प्रकार कौन कौन से हैं, जब हम थ्योरी की क्लास कराएंगे तो उसमें सारे प्रकार को बताएंगे आपको। फिर है हमारा 42वां क्वेश्चन कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। मूल प्रवृत्ति क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो उसके जो प्रतिपादक थे कौन थे? तो वो थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल जी थे। फिर है हमारा अभिप्रेरणा का परिणाम। 43वां क्वेश्चन कहता है कि अभिप्रेरणा का परिणाम है। अभिप्रेरणा का परिणाम क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, या अनिर्देशित व्यवहार, या उत्तेजनापूर्ण व्यवहार, या समस्या समाधान अभिवृत्ति। तो अभिप्रेरणा का जो परिणाम है वो क्या है? तो अभिप्रेरणा का परिणाम है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। जब हम मोटिवेशन में होते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। काहे की? लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो अभिप्रेरणा का जो परिणाम है तो लक्ष्य केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर हमारा 44वां क्वेश्चन कि कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अभिप्रेरणा का घटक कौन कौन से नहीं है? तो कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन कौन सा नहीं है? तो आवश्यकता का सिद्धांत है, प्रोत्साहन है, फिर है रटंत स्मृति, इसको देखते हैं। अंतर्नोद, अंतर्नोद होता है कि आत्म अभिव्यक्ति को ही अंतर्नोद कहते हैं। पेडागोजी में जो हिंदी में लिखा रहता है वो बहुत टफ रहता है। आप कुछ टर्म जो है तो इंग्लिश में ही करिए। जैसे इसका रटंत स्मृति, इसमें क्या रहता है कि हम किसी चीज़ को रटते हैं, रिमेंबर करते हैं। तो ये अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। अगर तो ऑप्शन नंबर जो है बी है, तो ये राइट आंसर। निगेटिव का भाई निगेटिव। फिर हमारा 45वां क्वेश्चन है कि मैस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो मैस्लो का सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो अब्राहम मैस्लो ने काहे का सिद्धांत दिया था? आवश्यकता का दिया था, भावनाओं पर दिया था, इच्छाओं पर दिया था, या कार्यों पर दिया था? तो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? हमने आपको पहले भी बताया है कि अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। अब्राहम मैस्लो का जो पहला चरण है मोटिवेशन का, तो वो काहे का है? आवश्यकता के सिद्धांत का ही है। तो अब्राहम मैस्लो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यकता का सिद्धांत है। मैस्लो का सिद्धांत जो है इस पर आधारित है, आवश्यकताओं पर। फिर है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। केवल मनुष्यों में, केवल कुत्ते बिल्लियों में, सभी प्राणियों में, यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है, या केवल कलाकारों में? तो इसका हम आपको एक ट्रिक बताएं। अगर जिसमें केवल आंसर रहे
ऑप्शन केवल से शुरू हो, उस वो हमेशा निगेटिव होता है, उसे हमें नहीं चूज करना। जिसमें सभी का ऑप्शन रहे उसे चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। जो मूल प्रवृत्ति है, इंट्रिंसिक है, तो वो किसमें होती है? सभी प्राणियों में। यह जन्मजात प्रकृति होती है। फिर है 47वां क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? शक्ति है, बी उपलब्धि है, सी संबंधन है, डी उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संबंधन। संबंधन जो है तो वो सामाजिक प्रेरक व दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित किया जाता है। फिर हमारा 48वां क्वेश्चन कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अभी आपको बताया आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? आवश्यकता का जो सिद्धांत है तो कौन दिए थे? मैस्लो ने दिया था। मैस्लो का सिद्धांत किस किस पर बेस्ड है? तो ये है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। और अभिप्रेरणा के सिद्धांत में जो चरण है तो आवश्यकता का पदानुक्रम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर है हमारा दूसरा 49वां क्वेश्चन कि सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये अभिप्रेरक में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्ति से संबंधित हैं क्या? नहीं। समाज से संबंधित है क्या? हाँ, हो सकता है, हमें नहीं पता, आप भी सोचो। शारीरिक या राजनैतिक, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही है? तो इसका आंसर जो होगा सामाजिक। जो सम्मान और प्रतिष्ठा है तो ये व्यक्ति, सम्मान हमें कहाँ से प्राप्त करना है? किसके लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करना है? समाज से ना प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो हम किसके लिए प्रेरित रहते हैं? मोटिवेट रहते हैं, मोटिवेशन से काम करते हैं समाज से सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक। फिर आज का हमारा 50वां क्वेश्चन कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जो प्रगतिशील परिवार होते हैं तो उनके बच्चों उन बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है, यानी ज़्यादा स्ट्रांग होता है? तो कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें? क्या संबंधन होता है, क्या जिज्ञासा होता है, क्या उपलब्धि होता है, क्या आक्रामकता होता है? क्या प्रगतिशील जो परिवार के बच्चे आक्रामक होते हैं? क्या जिज्ञासु होते हैं? क्या संबंधन होते हैं? तो इसमें उनका कौन सा जो प्रेरक है तो कौन सा अधिक प्रबल होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपलब्धि। वो उनमें उपलब्धि जो प्रेरक है वो अधिक प्रबल होता है, उनको सक्सेसफुल बनना होता है। फिर है हमारा 51वां क्वेश्चन कि अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है इस बात पर कि वह, ऑप्शन देखते हैं। जो अध्यापक की प्रभावशीलता है, जो टीचर रहता है, वो कितना बच्चों को प्रभावित करता है या किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को कितना संतोष देता है, इस पर क्या निर्भर रहती है? कि छात्रों को कितना मनोरंजन करता है, इस पर निर्भर रहता है? छात्रों को कितना अनुशासित रखता है, कि छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है? तो जो टीचर का एक्टिवनेस है यानी प्रभावशीलता, टीचर जितना एक्टिवेट रहेगा बच्चों को उतना एक्टिव करेगा। तो जो इसमें और उस प्रभावशीलता की बात आती है जब, तो बच्चों को वह किस प्रकार से, वह किस रूप से, वह कितना मानसिक रूप से सक्रिय बनाता है, तो ये टीचर की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बच्चों को, छोटे बच्चों को ज़्यादा अनुशासित नहीं करना चाहिए, उनको स्वयं के विचार, स्वयं के अनुसार कार्य करने देना चाहिए। छात्रों को कितना मनोरंजन करता है, टीचर का काम मनोरंजन करना नहीं है, टीचर का काम है बच्चों को फैसिलिटेटर का काम देना। और बच्चों को कितना संतोष करता है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर है 52वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि है? प्रेरणा की कौन सी विधि है? तो रुचि उत्पन्न करने की विधि,
प्रेरणा जो है, मोटिवेशन है, तो उसमें से रुचि क्या उत्पन्न होती है? हाँ, बिल्कुल रुचि उत्पन्न होती है। प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, क्या मोटिवेशन मोटिवेशन से प्रतियोगिता कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। प्रशंसा करना, क्या मोटिवेशन प्रशंसा करने से कोई मोटिवेटेड रहता है? ये मेथड है प्रेरणा देने की? बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर है हमारा क्वेश्चन कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि जो अभिप्रेरणा है तो वो क्या है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, क्या ये है उपलब्धि की अभिप्रेरणा? फिर ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, क्या यह है उपलब्धि की अभिप्रेरणा? या चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की अभिवृत्ति? असफल ऑप्शन डी कहता है कि असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप भी बताओ कुछ। तो उपलब्धि की जो अभिप्रेरणा है तो ये क्या है इसमें कि जो चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो उसमें कार्य उसको सॉल्व करने, उसे पूरा करने में डटे रहने की अभिवृत्ति ही क्या है? उपलब्धि की अभिप्रेरणा है कि जब तक कोई कार्य पूरा ना हो जाए तब तक हमें उसे नहीं छोड़ना, भले वह कितना भी कठिन रहे। फिर हमारा 54वां क्वेश्चन, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यह किसने कहा? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको हर एक मनोवैज्ञानिक की थ्योरी और उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जो प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये किसने कहा था? क्या वाटसन ने कहा था? क्या स्किनर ने कहा था? क्या क्रेच एंड क्रेचफील्ड ने कहा था? क्या थॉर्नडाइक ने कहा था? किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा स्किनर। स्किनर जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ही बताया था। क्या बताया था? प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर है हमारा 55वां क्वेश्चन कि पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। जो दंड है और पुरस्कार है वो अधिगम यानी लर्निंग को क्या बनाता है? क्या प्रभावपूर्ण बनाता है, प्रभावहीन बनाता है, या अधिक उपयोगी बनाता है, या कुछ नहीं कह सकते। तो पुरस्कार है, दंड है, या दंड यहाँ पे निगेटिव हो जाता है, पुरस्कार पॉजिटिव हो जाता है। तो ये किसी बच्चे को जो सीखना है तो उसमें क्या कहता है कि ये प्रभावहीन बनाता है, इनइफेक्टिव बनाता है। क्या है? जैसे किसी बच्चे को हम क्या किए, पुरस्कार दे दिए, तो दूसरा बच्चा नाराज हो जाएगा या उसके मन में अलग प्रकार के विचार आएंगे। और किसी को दंड दे दिए तो उसके मन में क्या होगा? भय बन जाएगा, जिससे वह अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा भय से। तो ये क्या करता है? प्रभावहीन बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर है हमारा 56वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का पक्ष कौन सा नहीं है? आवश्यकता है, हाँ बिल्कुल है। ड्राइव ड्राइव यानी प्रेरित करना, क्या प्रेरित करना भी प्रेरणा के अंतर्गत आता है? हाँ बिल्कुल आता है। प्रोत्साहन भी, ये भी आता है। जब हम किसी को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं, तो क्या प्रेरणा के पक्ष के अंतर्गत आता है? हाँ बिल्कुल आता है। और दबाव, किसी को प्रेशराइज करना, ये मोटिवेशन का पक्ष नहीं है। ये निगेटिव मोटिवेशन, निगेटिव इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर जो होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर